Jai Hind everyone. Today we are going to start our second chapter of political science, that is constitutional design. Students, in this chapter we are going to discuss about the constitutional design of a democratic country. In this chapter we will discuss what is constitution, why do we need a constitution, how are they drawn up, who made them, and in what way. Then further we will discuss the instance of a South African country and the constitutional design of this country. Further, we will understand about the making of the Indian Constitution and its foundational values. So, let's begin with this chapter. तो बच्चों, ये जो चैप्टर स्टार्ट है आपके बुक में, ये स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका के इंस्टेंस के साथ. साउथ अफ्रीका कहाँ है बच्चों? ये साउथ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसके सदर्न मोस्ट का जो कंट्री है, सदर्न मोस्ट कंट्री है, दैट इज साउथ अफ्रीका. और ये स्टार्टिंग जब होती है तो इसमें दिखाते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला हैं, जिनको जो एक ऐसे लीडर हैं, बहुत एफिशिएंट लीडर हैं, बहुत फार साइटेड लीडर हैं. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक वहाँ की संस्था है, उसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं. उन्होंने एक अपार्थाइड रजीम है जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई थी और इसी कारण से उन्हें ट्रेजन के लिए 28 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई थी ड्यूरिंग 1964 टू 1990. और वो प्रिजन, उनको कौन से प्रिजन में रखा गया था? दैट प्रिजन वाज रॉबन आइलैंड. तो बच्चों, नेल्सन मंडेला की जब बात की जा रही है तो हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला बच्चों एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन कंट्री के. और वो इतने लीडर यहाँ तक कि उन्हें अपने काम के लिए और अपने इन विचारों के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है. तो अब देखते हैं हम कि कैसे उन्होंने 28 साल जो इम्प्रिजनमेंट झेला, वो किस कारण से ये झेला. इसके लिए हम साउथ अफ्रीका का जो एक इतिहास है उसको जानते हैं कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था अपार्थाइड के लिए. तो अपार्थाइड क्या था? ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. और ये आया कैसे वहाँ पर, इस बारे में हम देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है. अपार्थाइड जो एक रजीम थी बच्चों, वो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, ये कैसे साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ. तो इट इज़ ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सारा कॉलोनियलिज्म स्टार्ट किया था. जैसे आप सभी जानते हैं, भारत के बारे में भी जानते होंगे कि भारत में भी कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी एक कॉलोनी बनाई थी. पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का जो डिफरेंस था वो ये था कि जैसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत में अपनी कॉलोनी बनाई थी, पर वो यहाँ कभी भी सेटल नहीं हुए थे, जबकि जो यूरोपियंस थे वो साउथ अफ्रीका में क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे. दे स्टार्टेड देयर ओन रिजीम. उन्होंने वहाँ पर एक अपनी नई गवर्नमेंट बना ली थी, वो उसी हिसाब से वहाँ पर रहते थे. और उन्होंने ही वहाँ पर इस गवर्नमेंट में एक नया सिस्टम डेवलप किया था, और वो नया सिस्टम जो अप्लाई किया था उस सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड. और वो अपार्थाइड क्या था? उसने पूरी कंट्री के जो लोग थे उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया था. और वो 3 ग्रुप्स क्या थे बच्चों? वो 3 ग्रुप्स थे वाइट, ब्लैक और कलर्ड. यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को 3 समूह में वर्गीकृत कर दिया गया था: वाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल. अब ये वाइट ब्लैक पीपल कौन थे? जो वहाँ के नेटिव्स थे. वो नेटिव्स कौन थे? जो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे. उन्हें ब्लैक्स की श्रेणी में रखा गया था. वाइट पीपल कौन थे बच्चों? जो यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए लोग थे, दे आर ऑफ वाइट कलर. तो उन्होंने अपना रेस जो था वो वाइट्स के रूप में स्थापित किया. एंड द कलर्ड पीपल आर the people who are migrated from other साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया. भारत से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर माइग्रेटेड हुए थे. तो अपार्थाइड बेसिकली क्या था? इट इज़ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ये एक ऐसा सिस्टम था जो ऑफिशियल था,
यानी वहाँ की सरकार के द्वारा बकायदा लागू किया गया था साउथ अफ्रीका में। और इस सिस्टम में होता क्या था बच्चों, ये बहुत ऑप्रेसिव सिस्टम था। ऑप्रेसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शोषण करने वाला था। और किसके खिलाफ शोषण किया जाता था वहाँ पर? ब्लैक्स के खिलाफ। जो ब्लैक्स और कलर्ड लोग थे, जो वाइट से अलग थे, इसीलिए नॉन वाइट्स जो थे वो, उनके खिलाफ ये बेसिकली ऑप्रेसिव सिस्टम लागू किया गया था। इसमें क्या था कि ब्लैक्स वर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब है कि पूरी तरीके से उन्हें सेपरेट कर दिया था। किन किन चीज़ों में? फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। यूरोपियन पीपल ने अपनी कुछ कॉलोनी, अपनी कुछ एरियाज बना रखे थे कि इन जगहों पर ही केवल वाइट पीपल रहेंगे, यहाँ पर किसी भी ब्लैक पीपल का या कलर्ड पीपल का आने का कोई सोर्स ही नहीं है। तो फॉरबिडन किया गया था ब्लैक्स और कलर्ड पीपल को। कुड वर्क इन वाइट एरियाज इफ हैड परमिट। लेकिन वो वाइट एरियाज में अगर कुछ लोग वहाँ पर दिखते भी थे तो वो केवल वही लोग होते थे जिनको ऑलरेडी परमिट किया गया था, यानी उनको परमिशंस दी गई थी। डिस्क्रिमिनेटेड बाय यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, वहाँ पर लोगों को जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, अब क्या होती है पब्लिक प्रॉपर्टीज? पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपके स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं। तो ऐसी जगहों पर या जो कहते हैं कि सुविधाएं होती हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, बसेस होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, इन सब जगहों पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। उन्हें बिल्कुल वहाँ पर आने के लिए मनाही थी, सख्त मनाही थी। और बल्कि बहुत सारे वहाँ पर हम देखते हैं बैनर्स लगा दिए जाते थे, होर्डिंग्स लगा दी जाती थी कि ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल आर नॉट अलाउड, और अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको हम कुत्ते से कटवा देंगे या उनके के साथ बहुत शोषण किया जाएगा, इसलिए दे आर नॉट अलाउड। इवन ब्लैक्स जो पीपल थे वो चर्चेज में भी नहीं जा सकते थे, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो ऑप्रेसिव सिस्टम था वाइट गवर्नमेंट का साउथ अफ्रीका के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और इन्हीं सब चीज़ों से सब क्या थे, वहाँ पर बहुत परेशान थे। और जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने जो अफ्रीकन एक नेशनल कांग्रेस थी, वहाँ पर एक 1950 में एक ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस लोगों ने एक नई फॉर्मेशन, इसे अम्ब्रेला फॉर्मेशन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला एसोसिएशन भी बोलते हैं, जो इस अपार्थाइड सिस्टम से के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। और इसी के ही वो प्रोमिनेंट लीडर थे, कौन? नेल्सन मंडेला। और ये लोग क्या करते थे, ये इन्होंने बहुत सारी अपनी एसोसिएशन बनाई। कम्युनिस्ट और सेंसिटिव वाइट्स ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया। और इसी के लिए नेल्सन मंडेला को 1964 में उन्हें और 7 अदर लीडर्स को क्या किया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई ट्रेजन के लिए। ट्रेजन क्या होता है कि देशद्रोह के लिए। और देशद्रोह किसके खिलाफ? उन्होंने कहा जो वाइट रजीम थी, वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने उन्हें देशद्रोह के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। लेकिन और इसी के साथ जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू करती गई अपने टॉर्चर को और किनके खिलाफ, ऑप्रेसिव रूल को, कलर्ड और ब्लैक पीपल के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि जगह जगह जब ये वाली चीज़ें होने लगी, नेल्सन मंडेला को भी जेल हो गई, तो जगह जगह वहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाने लगे, रेसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ें उठाई जाने लगी। और धीरे धीरे जैसे हमारे देश में हुआ था ना, हमने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, बहुत सारे ऐसे हमने मूवमेंट स्टार्ट किए। तो ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स कहाँ स्टार्ट होने लगे थे, साउथ अफ्रीका में, अगेंस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट। रेसिस्ट मतलब दो जो रेस को बांट के और ऑप्रेसिव रूल कर रही थी, उनके खिलाफ। रेसिस्ट गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, तो उन्हें धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि अब हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए।
और क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं वो बहुत दिनों तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, क्या थे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, कि इनके खिलाफ या उन्हें यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, ब्लैक्स के साथ अत्याचार किया जा रहा था, उन सारे लॉज को उन्होंने रिपील कर दिया। रिपील इन द सेंस उन्हें वहाँ से हटा लिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये लोग फ्रेम करते थे और अपने एसोसिएशन बनाते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। मीडिया वो यूज़ नहीं कर सकते थे। इन सब से भी उन्होंने सारे बैन्स और रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया रेसिस्ट गवर्नमेंट ने। और फाइनली नेल्सन मंडेला को 28 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जबकि उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी, लेकिन 28 साल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और तब जाके शुरू होता है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को समझ में आता है कि अब हमें एक नए संविधान की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो बच्चों, एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 the Republic of South Africa was born and Nelson Mandela became the first black president of South Africa। और इस गवर्नमेंट में एक खास बात थी कि इट वाज अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब मल्टी रेशियल गवर्नमेंट क्या थी बच्चों? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी कि इसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ में रखकर एक गवर्नमेंट बनाई गई। अब इसमें डिसाइड क्या किया गया था इस गवर्नमेंट में? द ब्लैक फॉरगिव द वाइट्स, यानी जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो ब्लैक और कलर्ड पीपल बोले जाते थे, जो ब्लैक से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो वाइट रेस वाले हैं, जिन्होंने आज तक हमारे ऊपर बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ करी थी, एट्रॉसिटीज़ मतलब अत्याचार किए थे, उनको हम लोग क्षमा करते हैं। और तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो नया हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसमें बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स दोनों मिलकर काम करेंगे और इक्वालिटी को, सभी रेसेस को क्या देंगे? इक्वालिटी देंगे। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर और जितने ह्यूमन राइट्स होते हैं अपने देशवासियों को, उन सभी ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को देंगे। आफ्टर 2 years, अब ये सब काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारा इस पे डिबेट किया, डिस्कशन किया। तो आफ्टर 2 years ऑफ लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन उन्होंने डिसाइड किया एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे भारत का है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम किया है। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा जाता है कि उसने अपने एक एक जो सिटीजन है उसको मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स दिए हैं ताकि इक्वलिटी को वो दर्शा सकें। और उसके प्रियम्बल में भी साफ साफ लिखा गया है कि हम ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि हमारे साथ पुराना कितना अत्याचार हुआ है, उसके बावजूद भी हम सब लोग इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी को सबसे ज़्यादा देंगे, ध्यान रखेंगे और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को भी ध्यान में रखेंगे। अब उन्होंने इन सारी चीज़ों से, जो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन जब डिराइव हो रहा था, तब उन्होंने क्या क्या चीज़ें ध्यान दी, उसमें था कि नोबडी शुड एक्सक्लूडेड। अब ऐसा नहीं है कि अब ब्लैक पीपल गवर्नमेंट में आ गए हैं तो वो वाइट पीपल को परेशान करेंगे। ऐसा करने से नेल्सन मंडेला और उनकी गवर्नमेंट ने सोचा फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर हम इक्वालिटी किस लिए दिखाएंगे, फिर हमने जो प्रोटेस्ट किया था इक्वालिटी के लिए वो किस काम की रहेगी। इसलिए डिसाइड किया गया कि सब मिलकर इसमें काम करेंगे एंड नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का, समुदाय का या रेस का हो। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, किसी को भी हम डेमन की श्रेणी में नहीं रखेंगे कि अरे इसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था तो ये एक डेमन है। एग्रीड दैट एवरीवन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और हम हर किसी को अपने साथ रखकर सोल्यूशन के लिए सबको साथ लेकर आएंगे। इट इंस्पायर्ड द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इवन इस चीज़ ने जितनी भी दुनिया में और डेमोक्रेसीज हैं उनको इंस्पायर्ड किया, और तब जाके वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब बात आती है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि दिस इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिसी एंड सोसाइटी इन द कंट्री।
यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुप्रीम होता है कि हर कोई, चाहे वो राजा है या गवर्निंग बॉडी है या फिर सिटीजन है, हर कोई इसको अबाइड करता है, अबाइड बाय द रूल्स। अब इसकी वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस बच्चों ये है कि इट इज़ बेसिकली ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। ये एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को दिखाता है ताकि हम आराम से इस काम को, एक कंट्री को आराम से रन कर सकें। स्पेसिफिकेशन है इसमें, क्या बताता है ये? गवर्नमेंट को पूरी तरीके से स्पेसिफाई करता है कि कितनी पावर आपके पास होगी और आप कैसे डिसीजंस को लेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये लिमिट करती है, राइट देती है किसको? हमारे सिटीजन्स को, और ड्यूटीज़ किसकी? साथ ही साथ गवर्नमेंट की और सिटीजन्स की क्या ड्यूटी, यानी राइट और ड्यूटीज़ दोनों को बताती है। लिमिट करती है गवर्नमेंट की पावर को, और जनता को उसके अधिकारों के बारे में भी बताती है। कौन? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है। और गुड सोसाइटी कैसे बनाती है? ये एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। अगर हम अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, सबको ध्यान में रख के बनाएंगे, तो इससे क्या होती है? एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होती है जो सभी का भला चाहती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो उसके सिटीजन्स हो। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी प्रोबेबल हैं वो क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, करिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए इनकी तैयारी कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा आप ये देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ अपार्थीड, इसमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है। Who opposed apartheid and got 28 years of imprisonment, सभी को पता है। When did South Africa became independent and what is ANC? इसी तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। On what basis was the new South Africa built? What is constitution? Why do we need constitution? Then you have to give long answer about how was apartheid practiced in South Africa? हाउ डिड इट्स पीपल फाइट अगेंस्ट इट? इसमें आपको पूरा बताना है कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से अपार्थीड का सिस्टम जो था वो प्रैक्टिस किया जाता था और वहाँ के लोगों ने इसके अगेंस्ट किस तरीके से प्रोटेस्ट किया या और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो न्यूली बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का, उसमें वहाँ की क्या खास बातें थी जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है।